सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 17 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर 44,000 न्यू स्टार्टअप्स वर रजिस्टर्ड इन 2025 सेज प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की इस स्कीम की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में स्टार्टअप्स को कौन रिकॉग्नाइज करता है? बेसिकली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये डिसाइड करती है कि कौन से स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज होंगे। कि जो स्टार्टअप्स हैं वो 10 साल से कम उनका इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, टर्नओवर 100 करोड़ से कम का होना चाहिए, और जो इनोवेशन, डेवलपमेंट और प्रोडक्ट सर्विस के इम्प्रूवमेंट की तरफ काम कर रहा हो। तो इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इनको? एक तो टैक्स बेनिफिट मिलता है कि इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलता है इनको फर्स्ट 3 इयर्स के लिए। फिर उसके बाद में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है क्योंकि सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है इनका, और फास्ट ट्रैक एग्जिट हो सकते हैं अगर मान लीजिए बंद करना है बिजनेस। और फंड ऑफ फंड्स है स्टार्टअप्स के लिए, जो कि सपोर्ट करता है वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी फंड्स के थ्रू। क्रेडिट गारंटी स्कीम मिलती है कोलेटरल फ्री लोन्स के लिए। आईपीआर का सपोर्ट मिलता है फास्ट ट्रैक पेटेंट्स के लिए। और ये सब चीज़ें होती हैं। अभी क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया कि 2025 में लगभग 44,000 नए स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए हैं। और बोलते हैं कि पहले 500 से कम स्टार्टअप्स थे, लेकिन आज 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, और उसमें से 4 यूनिकॉर्न्स से बढ़कर लगभग 125 यूनिकॉर्न्स हो गई। यूनिकॉर्न्स कौन सी कंपनीज होती हैं? यूनिकॉर्न कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से भी ज़्यादा की हो। और कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा है यहाँ पर फंड ऑफ फंड्स 2.0 का फोकस रहेगा बेसिकली डीप टेक टेक्नोलॉजीज पे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम, डिफेंस और एरोस्पेस पे। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट पे है। तो हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है जजेस का। और तो यहाँ पर आर्टिकल जो 124(4) है ये बताता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होगा, और आर्टिकल 217(1)(b) ये बताता है रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस का प्रोसीजर बताता है। और जो डिटेल प्रोसेस है ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में पूरा दिया हुआ है। तो जजेस किन किन ग्राउंड्स पे रिमूव किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के? एक तो प्रोवन मिसबिहेवियर, और दूसरा है इनकैपेसिटी। तो ये 2 ग्राउंड्स पे इनको रिमूव किया जा सकता है। तो पहले स्टार्ट कैसे होता है? एक तो इनिशिएशन होता है मोशन का। इनिशिएशन ऑफ मोशन कैसे हो सकता है? या तो लोकसभा में मिनिमम जो है 100 या 100 से ज़्यादा एमपीज़ साइन करें नोटिस पे, या राज्यसभा में मिनिमम 50 जो एमपीज़ हैं वो साइन करें नोटिस को। और तो मोशन जो है ये सबमिट किया जाता है लोकसभा में स्पीकर को, राज्यसभा में चेयरमैन को। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं स्पीकर या चेयरमैन, वो एडमिट करें चाहे ना करें, मे एडमिट और मे नॉट एडमिट द मोशन। तो फिर उसके बाद में अगर ये एडमिट कर लेते हैं तो इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है 3 मेंबर की। इंक्वायरी कमेटी में कौन-कौन होता है? एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होता है। तो अब ये कमेटी क्या करती है? ये चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करती है और रिपोर्ट सबमिट करती है। तो अगर रिपोर्ट में अगर गिल्टी वो नहीं होते हैं तो प्रोसीड वहीं पे एंड हो जाता है। अगर गिल्टी फाउंड मिलते हैं तो मोशन को पार्लियामेंट में रखा जाता है, जिस पर वोटिंग होती है। तो इस अब ये वोटिंग जो है बेसिकली इस पे ये मोशन दोनों हाउसेस में पास होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, जिसमें कि स्पेशल मेजॉरिटी में क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये दोनों कंडीशन मैच होंगी तभी पास होगा मोशन दोनों हाउसेस में। और फिर अगर पास हो जाता है मोशन तो एड्रेस सेंड किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट इशू और करते हैं ऑर्डर, और जज वो स्टैंड्स रिमूव्ड। तो ये पूरा प्रोसीजर है इम्पीचमेंट ऑफ जज का। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट पैनल आस्क्ड तमिलनाडु टू रिवाइज डुगोंग सेंटर प्लान। तो डुगोंग क्या है? डुगोंग बेसिकली एक मैरीन एनिमल है, जो कि शैलो कोस्टल वाटर्स में मिलता है, जहाँ पर सी ग्रास मेडोज होते हैं। और इंडिया में जो है बेसिकली डुगोंग कहाँ-कहाँ पे मिलेगा? ये गल्फ ऑफ मन्नार में मिलेगा, पार्क बे में मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलेगा, और पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट में भी मिल जाएगा ये। तो इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है डुगोंग का, वो वल्नरेबल कैटेगरी में है। और लीगल प्रोटेक्शन इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है। और तो यहाँ पर इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ये है कि डुगोंग जो है एक कीस्टोन स्पीशी है सी ग्रास इकोसिस्टम के लिए। अगर डुगोंग वहाँ पे फ्लरिश कर रहे हैं इसका मतलब सी ग्रास इकोसिस्टम अच्छा है, और ये हेल्प करते हैं मेंटेन करने में हेल्दी मैरीन जो है बायोडाइवर्सिटी।
फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आंध्रा जल्लीकट्टू ड्रॉज हंड्रेड्स ऑफ यूथ्स एंड स्पेक्टेटर्स नियर तिरुपति। तो जल्लीकट्टू बेसिकली जल्लीकट्टू एक फेस्टिवल है जो तमिलनाडु का एक ट्रेडिशनल बुल टेमिंग फेस्टिवल होता है, जो पहले पोंगल के टाइम पर जनवरी में मनाया जाता है। और ये तमिल कल्चर जो है और रूरल एग्रेरियन ट्रेडिशनल का एक सिंबल माना जाता है। तो इस फेस्टिवल का जो ज़िक्र है जल्लीकट्टू का, ये बेसिकली संगम लिटरेचर में भी है, जो 2000 साल पुरानी हिस्ट्री है। और जल्लीकट्टू जो है मदुरई जो रीजन है, उसमें ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें बुल्स को मारा नहीं जाता बल्कि उनकी स्ट्रेंथ और जो एजिलिटी है वो दिखाई जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद ये फेस्टिवल जो है एनिमल वेलफेयर रूल्स के साथ लीगली कंडक्ट होता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे टॉक्स ऑन चाबहार पोर्ट ऑपरेशन विल कंटिन्यू विद यूएस एंड ईरान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो चाबहार पोर्ट कहाँ पे है? ये बेसिकली ईरान में पड़ता है। तो इंडिया ने बोला है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान दोनों के साथ इंगेज हो रहा है, ताकि चाबहार पोर्ट के ऑपरेशंस जो है ईरान में वो कंटिन्यू रह सकें। और ये इशू तब सेंसिटिव हो गया जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ ट्रेड करने वाले कंट्रीज पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ अनाउंस किया है। और इंडिया को चाबहार पोर्ट के लिए पहले सैंक्शंस पे वेवर मिला था, जो कि अप्रैल 26 2026 तक ही वैलिड रहेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि यूएस के साथ नेगोशिएशंस जारी हैं इस चीज़ पे, और इंडिया ईरान के जो रिलेशन लॉन्ग स्टैंडिंग है और डायलॉग के थ्रू चाबहार पोर्ट पर काम आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे पाकिस्तान मिसयूजिंग यूएन प्लेटफॉर्म्स फॉर इट्स डिवाइसिव एजेंडा। तो इंडिया ने पाकिस्तान को बेसिकली यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म का मिसयूज करके डिवाइसिव एजेंडा पुश करने पर स्ट्रांगली उसको कॉल आउट किया है। जब पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जम्मू एंड कश्मीर का इशू उठाया, तो इंडिया के यूनाइटेड नेशन जो मिशन के काउंसलर है, उन्होंने कहा कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है वो प्लूरलिस्टिक है और डेमोक्रेटिक स्टेट्स में सेसेशन प्रमोट करने के लिए मिसयूज नहीं होना चाहिए। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि किसी रीजन के लोग अगर वो अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकें। अगर मान लीजिए किसी रीजन के लोग कहना चाहते हैं कि उन्हें अलग देश बनाना है या अलग पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, तो वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात होती है। तो उन्होंने क्लियर किया कि जम्मू एंड कश्मीर बेसिकली इंडिया का इंटीग्रल और इनएलिएनेबल हिस्सा है, और पाकिस्तान का रेफरेंस बिल्कुल यहाँ पर अनवारंटेड है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे वैरी ऑफ इंस्टेबिलिटी रियाद ऑपोजिट यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो सऊदी अरेबिया है और ईरान है, उसकी राइवलरी सालों से वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स का कोर रहा है। लेकिन रिसेंट जो ईरान में प्रोटेस्ट हुए उसके दौरान सऊदी अरेबिया ने सरप्राइजिंगली काफ़ी रिस्ट्रेंट दिखाया, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स की धमकी दी। और सऊदी अरेबिया उसने क्लियर कर दिया कि वो अपना एयर स्पेस यूज़ नहीं होने देगा। और जो कतर है, ओमान, टर्की, इनके साथ मिलकर यूएस के एक्शन को रोकने की कोशिश की। तो इसके 3 बड़े मेन रीज़न्स हो सकते हैं। बोलते हैं कि पहला, सऊदी अरेबिया को डर है कि अगर इंटरनल जो रिप्रेशन है उसके नाम पर ईरान पर अटैक जस्टिफाई अगर हो गया, तो फ्यूचर में वही लॉजिक सऊदी सिस्टम पर भी अप्लाई हो सकता है। दूसरा कि जो इराक है और लीबिया है, और जैसे एग्जाम्पल देखकर गल्फ कंट्रीज़ को लगता है कि ईरान पर अटैक से मैसिव इंस्टेबिलिटी और रिफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इज़राइल फैक्टर, यानी ईरान के गिरने से जो रीजनल पावर जो बैलेंस है वो इज़राइल के फ़ेवर में चला जाएगा, जो सऊदी और गल्फ मोनार्कीज़ के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो इसीलिए जो सऊदी अरेबिया है वायलेंट कोलैप्सेस यहाँ पर नहीं चाहता, और अपनी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है बढ़ाने के लिए पाकिस्तान, टर्की, कतर और इजिप्ट जैसे पार्टनर्स के साथ रिलेशंस अपने डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे यूएस ताइवान रीच्ड ट्रेड डील फोकस्ड ऑन सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर यूएस और जो ताइवान है उसके बीच उन्होंने एक ट्रेड डील फाइनल किया, जिसमें ताइवान के जो सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को, उन पर टैरिफ कम किया गया है, और यूएस टेक्नोलॉजी सेक्टर में न्यू इन्वेस्टमेंट एनकरेज होंगी इससे। तो डील बेसिकली ताइवान की कंपनी टीएसएमसी जैसे चिप मेकर्स को फ़ायदा मिलेगा, जो यूएस में प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। तो डोनाल्ड ट्रम्प के इस स्टेप से जो है चाइना नाराज़ हो सकता है। इसके अंडर जो कई ताइवानीज़ एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ 20 से 15% तक रिड्यूस होगा, जबकि मेडिसिन और एयरक्राफ्ट पार्ट्स हैं, उन पर ज़ीरो ड्यूटी लगेगी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रम्प थ्रेटन्स टू इन्वोक इंसरेक्शन एक्ट ओवर प्रोटेस्ट। तो ये किस एक्ट की बात कर रहे हैं? इंसरेक्शन एक्ट क्या है? अमेरिका का बेसिकली इमरजेंसी लॉ है ये, जो यूएस प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो कंट्री के अंदर मिलिट्री, आर्मी या नेशनल गार्ड को डिप्लॉय कर सकें जब भी वहाँ पर आर्म्ड रेबेलियन और डोमेस्टिक वायलेंस हो, और स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल ना कर पा रही हो तब। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने मिनेसोटा प्रोटेस्ट जो हो रहा था उसके कॉन्टेक्स्ट में एक्ट को इन्वोक करने की धमकी दी है, जब माइग्रेशन रेट्स के खिलाफ वहाँ पर वायलेंट प्रोटेस्ट हुए।
फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आईबीएम अनवील सॉफ्टवेयर टू एड्रेस डिजिटल सोवरेनिटी इम्पेरेटिव। तो आईबीएम ने बेसिकली यहाँ पर आईबीएम सॉवरेन कोर लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी जो है सॉवरेन सॉफ्टवेयर है। और ये एंटरप्राइजेज और जो गवर्नमेंट्स हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनवायरनमेंट जो है बिल्ड, डिप्लॉय और मैनेज करने में हेल्प करता है, जहाँ उनका जो है एंटरप्राइजेज और गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है, तो अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बजट 2026-27 मस्ट कीप द ग्रोथ मोमेंटम। तो यहाँ पर बोलते हैं कि 2025 में जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं और अमेरिका के हाई टैरिफ्स हैं, उनके बावजूद इंडिया की जो इकोनॉमी है रेजिलिएंट रही है। और इसका मेन जो रीज़न है गवर्नमेंट का कॉन्टिन्यूस रिफॉर्म रहा है। और बजट 2026 और 2027 है, इस रिफॉर्म मोमेंटम को और भी स्ट्रांग बना सकता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि डोमेस्टिक ग्रोथ लीवर्स कौन-कौन से हो सकते हैं। इंडिया को अपना जो डोमेस्टिक इंजन ऑफ ग्रोथ ग्रोथ है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए जो ग्रोथ ओरिएंटेड उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग और साथ ही फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है, ताकि जो डेट रिस्क है वो कंट्रोल में रहे। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अब फर्स्ट बोलते हैं डिफेंस और स्ट्रैटेजिक सेक्टर की बात करते हैं कि जो डिफेंस का कैपेक्स है उसका शेयर 24.6 से बढ़ाकर 30% करना चाहिए। और डीआरडीओ का बजट जो है वो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए बढ़ाया जाए। और यूपी और तमिलनाडु के का जो डिफेंस कॉरिडोर है उसके साथ-साथ एक ईस्टर्न इंडिया डिफेंस कॉरिडोर का ऑप्शन भी एक्सप्लोर करना चाहिए। और डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो स्ट्रॉन्ग है। टारगेट 50,000 करोड़ 2028-29 के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाया जा सकता है। तो ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में बोलते हैं। फिर उसके बाद में जो क्रिटिकल मिनरल्स और न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में है कि जो क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी के लिए क्रिटिकल मिनरल्स काफ़ी ज़रूरी हैं, जिसके लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन उसको टेलिंग रिकवरी प्रोग्राम और जो डेडिकेटेड फाइनेंसिंग से और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट्स ड्रोन्स के बारे में बोलते हैं कि जो रोडटेप स्कीम है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो इन इस स्कीम का बेसिकली ये एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है, जिसका एम है एक्सपोर्ट्स पर जो लगने वाले टैक्सेस और ड्यूटीज है उनको रिफंड करना, ताकि इंडियन एक्सपोर्ट्स ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बन सके। तो यहाँ पर इन टैक्सेस के बारे में बोलते हैं कि इनका एलोकेशन सिग्निफिकेंटली बढ़ाया जाए। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए जो क्लियर ट्रांसफर प्राइसिंग गाइडलाइंस दी जाएँ। ड्रोन सेक्टर उसके लिए उसमें जो पीएलआई है उसको 120 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ और 1,000 करोड़ का आर-एन-डी फंड बनाया जाए। और फाइनेंस, टैक्स और ट्रेड रिफॉर्म के बारे में क्या बोलते हैं कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है उसको डीपन करना, इंश्योरेंस और जो पीएफ इन्वेस्टमेंट है उसको वाइडन करना ज़रूरी है। टैक्स डिस्प्यूट्स के लिए ड्यूअल ट्रैक फास्ट डिस्पोजल सिस्टम वैकेंसीज जो है वो फिल की जाएँ। और कस्टम टैरिफ्स को रैशनलाइज़ करके इन्वर्टेड ड्यूटी इश्यू को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो बजट 2026 और 27 का को फिस्कल प्रूडेंस के लिए के साथ-साथ जो कॉम्पिटिटिवनेस है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को एंश्योर करना होगा, ताकि इंडिया ग्लोबली और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन सके। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियाज़ इंटरेस्ट कैन बी सिक्योर्ड ओनली बाय असर्शन ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो यहाँ पर बोलते हैं कि नए साल में भी यूनाइटेड स्टेट्स की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके कारण जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टर्मोइल है कंटिन्यू है। और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला में अनलॉफुल एक्शन से शुरुआत की, फिर साउथ अफ्रीका के कुछ देशों में रेजिम चेंज की धमकी दे रहे हैं और ग्रीनलैंड को फिर से जो है एनेक्स करने का प्लान बना रहा है। और रशिया से ऑयल और यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर जो है 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी भी दे रहा है। तो ईरान के खिलाफ भी प्रोटेस्ट के नाम पर सैंक्शंस और मिलिट्री थ्रेट्स बढ़ गए हैं। तो ट्रम्प ने ये भी कहा कि ईरान के साथ बिज़नेस करने वाले जो किसी भी कंट्री पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगेगा। और यूएस इंडिया पर प्रेशर डाल रहा है कि वो चाबहार पोर्ट से अपनी एक्टिविटीज़ बंद करे, जहाँ इंडिया ने बिलियंस इन्वेस्ट कर ऑलरेडी किए हुए हैं। और इतने एग्रेसिव और यूनिलैटरल जो एक्शंस हैं उनके बावजूद न्यू दिल्ली का रिस्पॉन्स काफ़ी म्यूटेड रहा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वेनेजुएला पर सिर्फ जो है डीप कंसर्न जताया, बिना यूएस के इंटरनेशनल लॉ लॉ जो है वायलेशन का क्लियरली ज़िक्र किए हुए। तो क्यूबा और कोलंबिया पर जो है थ्रेट्स पर भी जो है कोई स्टेटमेंट नहीं आया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। तो ईरान जो इंडिया का क्लोज नेबर और हिस्टोरिकल पार्टनर है उस पर कई कोई
उस पर भी गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट, स्ट्राइक या टैरिफ पर ओपनली रिएक्ट नहीं किया है। सिर्फ ट्रैवल एडवाइजरीज और इवैक्यूएशन प्लानिंग जो है जारी की गई है। तो इस साइलेंस के पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि बोलते हैं इंडिया और यूएस रिलेशन पिछले साल टेंस रहे और ट्रेड एग्रीमेंट्स पेंडिंग है अभी दोनों के बीच। और सर्जियो गोर जो है उन्होंने फ्यूचर में टाइज को ऑप्टिमिस्टिक बताया है, इंक्लूडिंग हाई टेक पार्टनरशिप और पैक्स सिलिका इनिशिएटिव के थ्रू। ये यूएस लेड इनिशिएटिव है। इसमें जो कंट्रीज हैं वो बेसिकली सिलिकॉन चिप्स, सेमीकंडक्टर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में क्लोज कोऑपरेशन करते हैं। जिससे चाइना पर डिपेंडेंसी कम हो, स्पेशली चिप्स में, और सेमी इन सब जो सेक्टर्स है उसमें कोलैबोरेशन बढ़े। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि अगर इंडिया यूएस के प्रेशर के आगे जो है झुकता रहा तो उसे इकोनॉमिक लॉस, ग्लोबल रेपुटेशनल डैमेज और दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप खराब होने का रिस्क है। और 2019 का एक्सपीरियंस दिखाता है कि जो अपीजमेंट से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी असर्ट करके ही इंडिया अपनी नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड पैक्ट विल बी मदर ऑफ ऑल डील्स, गोयल। तो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये इंडिया के सभी डील्स से बड़ी होगी, मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। और उन्होंने जनवरी 2027 डेडलाइन को कंफर्म या डिनाई नहीं किया, लेकिन 2014 के बाद इंडिया में जो यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ओमान जैसे डेवलप्ड पार्टनर्स के साथ एफटीए साइन किए हैं। तो उनके मुताबिक इंडिया यूरोपियन यूनियन की जो डील है विन विन होगी। दोनों देश हैं वो सेक्टोरल इंटरेस्ट उनके अलग हैं और डायरेक्ट कंपटीशन कम है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे अनईजी काम इन ईरान एज प्रोटेस्ट एब, यूएस सेज ऑल ऑप्शंस स्टिल ऑन द टेबल। तो ईरान में जो चल रहे प्रोटेस्ट बेसिकली मूवमेंट फिलहाल क्रैकडाउन और लॉन्ग टर्म इंटरनेट शटडाउन से के बाद जो है कमज़ोर पड़ गए हैं। और इकोनॉमिक इश्यूज से शुरू हुए प्रोटेस्ट जो है बाद में मास मूवमेंट बन गया। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की शक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सख्ती की और हज़ारों लोग जिसमें मारे गए, ऐसा राइट ग्रुप्स का कहना है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो ईरान पर मिलिट्री एक्शन का भी थ्रेट अभी जो है कम हुआ है थोड़ा, क्योंकि गल्फ एलाइज ने डोनाल्ड ट्रंप से रिस्ट्रेन की अपील की। और तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो थोड़े से दब गए, लेकिन फ्यूचर में ये दोबारा से उभर सकते हैं। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।